हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री का थर्ड वाला पार्ट। पिछले दो पार्ट्स में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म किया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक थ्योरीज है, बेसिक कंसेप्ट्स है जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमको अप्लाई करना होगा, वो समझ लेना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जो थ्योरीज है वो करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1.2 पे जंप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। सपोज मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया और इसको मार्क कर दिया ए, और इधर दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया जिसको मार्क कर दिया बी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे एक लाइन सेगमेंट। मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। इसके बाद में मतलब जो एक सेगमेंट रहेगा वो दो पॉइंट्स के बीच में रहेगा। सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन रहेगी, ये वाली लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसको हम कहेंगे एक लाइन सेगमेंट। सिमिलरली हम अगर रे ए बी देखें तो रे ए बी का सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, मतलब रे ए बी के सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, सिर्फ ओनली वन पॉइंट। और दूसरे साइड से जो एक लाइन है वो दूसरे साइड से आगे चलते आएगी। दूसरे साइड होगा एक एरो। एरो मतलब एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक साइड से जो रे है वो हमारा जाएगा इन्फिनिटी तक। ये जो सिंबल होता है वो होता है इन्फिनिटी का। मतलब जिस तरफ से रे का एरो है उस तरफ से जो रे है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन ये साइड से जो जो पॉइंट वाला साइड है वो वाले साइड से रे इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी। ये वाले साइड से जो पॉइंट है वहीं तक आके एक रे रुक जाएगी। आई होप आपको ये जो लाइन सेगमेंट वाला पार्ट है और रे वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे लाइन ए बी क्या होता है। सपोज इधर भी हमने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, इसको मैंने मार्क कर दिया ए और इसको मैंने मार्क कर दिया बी। तो इन दोनों के बीच का जो लाइन सेगमेंट होगा इसको हम बोलेंगे लाइन ए बी, क्योंकि ये पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है तो इसको हम कहेंगे लाइन ए बी, लाइन ए बी। लेकिन अगर ये दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट्स जो है उसको मार्क नहीं किया गया है, सिर्फ हमको पता है कि इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, इसका हमको पॉइंट का नाम नहीं पता है, मतलब ये ए बी है या फिर पी क्यू है, ये हमको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा एक सेगमेंट। आई होप आपको लाइन ए बी और सेगमेंट के बीच का फ़र्क समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब इंग्लिश में इक्वल होता है। मतलब जब भी हमको ये वाला वर्ड दिखे कॉन्ग्रुएंट तो हमको समझ जाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। अब हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या होते हैं। सपोज मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और ये वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, ये वाले पॉइंट को बोल दिया बी, और उसी के जैसा एक सेम सेगमेंट जो है वो बना दिया। इसको मैंने मार्क कर दिया पी और इसको मैंने मार्क कर दिया क्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेगमेंट ए बी है, जो ये वाला सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, वो कॉन्ग्रुएंट है किसको, सेगमेंट पी क्यू को, सेगमेंट पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका हमको मैथ्स में एक सिंबल होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल होता है हमको मैथ्स में। लाइक मैथ्स में हर चीज़ का एक सिंबल होता है, तो मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होगा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल वो कुछ ऐसे होता है। मतलब उसमें हमको एक इक्वल टू की साइन बनानी है, उसके ऊपर एक वेव वाला इक्वेशन बना देना है। ये जो सिंबल हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का। अगर हमको ये लिखना है कि सेगमेंट ए बी जो है वो सेगमेंट पी क्यू से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला जो सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट का है। फिर से एक बार बता दूं, एक इक्वल टू साइन और उसके ऊपर एक वेव वाला इक्वेशन, वेव वाला सिंबल, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स भी अच्छे से समझ में आओगे। जब भी दो सेगमेंट्स इक्वल है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद एक और एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। सपोज ये एक सेगमेंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया ए और इसको मैंने फिर से मार्क कर दिया बी। अब एक हम इससे छोटा सेगमेंट लेंगे, इसको मैं मार्क कर दूंगा एक्स और इसको मैं मार्क कर दूंगा y। अब हमको बताया कि जो सेगमेंट ए बी है इसकी वैल्यू है 10
और इसकी वैल्यू है 5 सपोज, या फिर इसकी वैल्यू है 6, तो हमको ये दिख रहा है कि जो सेगमेंट ए बी है वो सेगमेंट एक्स वाई से बड़ा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अनइक्वल है। अगर दोनों अनइक्वल होते हैं, इफ दे आर अनइक्वल, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो उसको हम लिखेंगे इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, दस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो नॉट कॉन्ग्रुएंट, जैसे कॉन्ग्रुएंट का हमारे पास सिंबल था ये वाला, तो हमारे पास जो नॉन कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या था। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल था वो था एक इक्वल टू साइन और उसके ऊपर एक वेव वाला सिंबल। लेकिन अब नॉन कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होगा, नॉन कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जो नॉन कॉन्ग्रुएंट है, RUENT, तो जो नॉन कॉन्ग्रुएंट है उसका जो साइन होगा वो भी सिमिलर होगा, मतलब एक इक्वल टू की साइन रहेगी, उसके ऊपर एक वेव वाली सिंबल रहेगा। लेकिन ये अगर नॉन कॉन्ग्रुएंट है या फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमको कॉन्ग्रुएंट वाला साइन बनाना है और उसको कैंसिल कर देना है। अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो वो साइन हो जाता है नॉट कॉन्ग्रुएंट का। तो अगर हम देखें तो कि जो सेगमेंट ए बी है और सेगमेंट एक्स वाई है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये दे आर नॉन कॉन्ग्रुएंट। तो इसको अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला जो सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, और अगर इसको हमने कट कर दिया तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई। नेक्स्ट, सबसे अभी इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज, वो जो प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं वो क्या क्या है। तो जो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं वो 3 है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्री, और जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिविटी। एक एक करके सबको जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है। रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हर एक मतलब सिमेट्री में, रिफ्लेक्सिविटी में, ट्रांजिटिविटी में हमको लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रिफ्लेक्सिविटी में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको मैंने मार्क कर दिया ए और इसको मैंने मार्क कर दिया बी, तो ये जो लाइन है वो हो जाएगा सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। तो हमको रिफ्लेक्सिविटी के हिसाब से क्या आता है, रिफ्लेक्सिविटी में अगर आप देखोगे तो एक वर्ड छुपा हुआ रहेगा जो कि है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो जब भी हम मिरर के सामने अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को मिरर के सामने रख देते हैं तो वो चीज़ बस इन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो चेंज नहीं होती है। मतलब जो सेगमेंट ए बी है वो सेगमेंट, उसका जो डिस्टेंस है वो सेगमेंट ए बी रहेगा, तो मतलब वो चेंज नहीं होगा। सपोज इसकी वैल्यू है 10, तो अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसकी वापस से वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर दोनों की वैल्यूज चेंज नहीं होगी मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल है, और इक्वल को हम मैथ्स में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो रिफ्लेक्सिविटी के हिसाब से जो हमारा सेगमेंट ए बी है वो सेगमेंट ए बी से कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला जो सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट का है, मैंने आपको बहुत बार बताया। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब जो एक सेगमेंट है अगर उसका हम रिफ्लेक्शन देखें तो वो उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी। बहुत ज़्यादा सिंपल सा टर्म है। रिफ्लेक्सिविटी में रिफ्लेक्शन होगा। अब से हम देखेंगे उसके बाद सिमेट्री में क्या होगा। सिमेट्री भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिमेट्री में हमको 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम मार्क करेंगे ए और इसको हम मार्क करेंगे बी, तो ये हो जाएगा सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी। इसी के नीचे हम दूसरा एक लाइन जो कि सेम है उसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम मार्क करेंगे P और इसको हम मार्क करेंगे Q। अगर हम इसको A और B, इसको P और Q मार्क कर दिए
और दोनों का जो लाइन है वो इक्वल है, तो इसका मतलब सेगमेंट ए बी, ये जो सेगमेंट ए बी है वो सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है। तो हम मैथ्स में इसको बोलेंगे कि सेगमेंट ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू को। अगर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको हम मार्क करेंगे इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। अगर ये वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट ए बी वो इक्वल है या फिर वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू को, तो इसका मतलब हम ये जान सकते हैं देन सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। अगर एक लाइन दूसरे लाइन से कॉन्ग्रुएंट है तो जो दूसरी वाली लाइन है वो पहले वाले लाइन से कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर हम सिमेट्री का मतलब समझे, सबसे पहले मैं आपको सिमेट्री का मतलब समझा देता हूँ। तो ये एक बीच की लाइन है, अगर हमने ये साइड ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी तो दूसरे साइड भी ऐसी एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। अगर मैंने इधर एक स्टार ड्रॉ किया तो दूसरे साइड भी मेरे को एक स्टार ड्रॉ करना पड़ेगा, ये होती है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब दोनों साइड इक्वल चीज़ें ड्रॉ करना या फिर बनाना या फिर जो कुछ भी जो इक्वल है उसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो इधर हमने सिंपली जो ए बी है और पी क्यू है वो इक्वल कर दिया। अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो इसको हमने मैथ्स में लिखा इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू देन सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल है। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी क्या होती है। ट्रांजिटिविटी, हमको जो रिफ्लेक्सिविटी थी उसको जानने के लिए एक सेगमेंट लगा था या फिर एक लाइन लगी थी। जो हमारा सिमेट्री है उसको जानने के लिए हमको दो लाइन लगी थी। तो जो ट्रांजिटिविटी होगा उसको हमको जानने के लिए तीन लाइन लगेगी और तीनों हमको इक्वल चाहिए। सपोज ये जो लाइन है उसको मैंने मार्क कर दिया ए बी ए और इसको मार्क कर दिया बी। उसी के नीचे एक सिंपल और सेम लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने मार्क कर दिया पी क्यू और उसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो वो ये वाली भी सेम होगी और इसको मैंने मार्क कर दिया एक्स वाई। तो हमको ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है कि इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बस मैं आपको एक जो स्टेटमेंट है वो लिख के बता रहा हूँ। देन जो हमारा सेगमेंट ए बी होगा, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हम इसका जो मतलब है वो जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू इक्वल है, अगर ये वाला जो दो सेगमेंट है वो सेगमेंट इक्वल है एंड सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई, और ये वाले जो दो सेगमेंट है सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट एक्स वाई ये दोनों इक्वल है, तो अगर ए बी ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन के इक्वल है और ये वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन के इक्वल है, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। इसका मतलब जो ए बी रहेगा वो इक्वल रहेगा एक्स वाई के। सिंपल। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो होगा एक्स वाई के इक्वल। इसको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हमको ये बात पता है कि इफ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल्स टू सी देन ए इज इक्वल्स टू सी। ये हमको ये बात पहले से मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में ये पता थी कि अगर बी ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, मतलब ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ए रहेगा वो हो जाएगा सी के इक्वल। ये हमको लोअर स्टैंडर्ड्स में अच्छे से पढ़ाया गया है। तो इसको हम वापस से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अगर मैंने सेगमेंट ए है, ए बी है, उसको मैंने मार्क कर दिया ए, जो पी क्यू है उसको मैंने मार्क कर दिया बी। अब मैंने पी क्यू को बी माना था तो ये भी हो जाएगा बी, और जो एक्स वाई है उसको मैंने माना था सी। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हमको ये बात पता है कि जो ए है दैट विल बी इक्वल्स टू सी। आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो एकदम सिंपल तरीके से अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट
इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने मार्क कर दिया ए, इसको मैंने मार्क कर दिया बी, और इसी के बाजू में दूसरा एक सेगमेंट है वो भी ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने मार्क कर दिया एस और इसको मैंने मार्क कर दिया टी। इसकी जो वैल्यू है, इसकी सपोज हमने वैल्यू ले ली 7 और इसकी वैल्यू ले ली 3। तो हमको एक क्लियरली दिख रहा है कि सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट एस टी, तो हम इधर एक ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली देखूँ तो हम ऐसे करेंगे, सेगमेंट ए बी जो है, सेगमेंट ए बी जो है वो है दैट इज इक्वल्स टू 3। सेगमेंट जो हमारा एस टी है, सेगमेंट एस टी दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी सेगमेंट ए बी जो था वो था 7, सेगमेंट एस टी था वो था 3। तो हमको क्या मिला कि सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट एस टी। तो हम इधर ये दोनों का जो सोल्यूशन है तो वो इधर लिख के बता रहा हूँ, वो हो जाएगा सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट एस टी। सिंपल। इसके बाद आई होप आपको ये वाला जो कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेज। सपोज मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इधर, जिसको मैंने बोल दिया बेस, और इसको मैंने मार्क कर दिया P, इसको मैंने मार्क कर दिया Q। अब दूसरा एक सेगमेंट है, उसको मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सबसे पहले परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता रहना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज। अगर कोई भी दो लाइंस 90 डिग्रीज पर है तो उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। सपोज हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो वो जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो दोनों के 90 डिग्रीज पर रहेगा। ये वाला जो ट्राइंगल एंगल है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, तो इसका मतलब जो हमारा राइट एंगल है वही परपेंडिकुलर है और उसी का मतलब है 90 डिग्रीज। तो अगर मैं एक सेगमेंट पे, जो मेरा सेगमेंट पी क्यू है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर दूं और इसको मैं मार्क कर दूं सी, इसको मैं मार्क कर दूं डी, तो ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट सी डी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, मतलब हमको जब ये परपेंडिकुलर बताना होगा तो हम ऐसे एक स्क्वायर ये बना लेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो सेगमेंट सी डी है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। अगर हमको इसको लिखना है सिंबॉलिकली तो हम ऐसे लिखेंगे, जो हमारा सेगमेंट सी डी हो जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू। अच्छा, परपेंडिकुलर का जो सिंबल रहता है, जो हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल रहता है वो होता है ये। याद रखने के लिए हम टी ऐसे बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर का सिंबल जो होता है वो होता है टी का उल्टा, मतलब ऐसे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का सिंबल। तो हम लिखेंगे कि जो सेगमेंट सी डी है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट सी डी, दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। जो सेगमेंट सी डी है दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम अ लाइन। सपोज एक पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया P, एक पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया P, एक लाइन है, इसको मैंने बोल दिया ए बी, इसको मैंने मार्क कर दिया ए और इसको मैंने मार्क कर दिया बी। तो हमारा जो लाइन ए बी है, हमको लाइन ए बी से P का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमको लाइन ए बी से P का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होगा? जो भी एक पॉइंट है उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज पे जो होगी, जो भी जो लाइन है जो 90 डिग्रीज पे होगी वो पॉइंट से लाइन की तरफ, वो हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस, वो हो जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस। सपोज एक और एग्जांपल ले लो, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर ये भी नहीं होगा। डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। जैसे ये वाली, ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये हो जाएगा डिस्टेंस, इसको भी हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन जो परपेंडिकुलर नहीं है उसको हम डिस्टेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसा तो फिर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हो जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस,
ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएंगे, लेकिन हमको डिस्टेंस हमेशा एक ही मेजर करना होता है, तो हम हमेशा परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और इधर एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ये वाली लाइन से, मतलब कि ये वाला। अगर ये जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स द पॉइंट एंड द सेगमेंट शेयर अ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो थियोरी पार्ट थी, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए लगने वाली थी, वो होती है कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इसमें गिवन है द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो टेबल है, मतलब ये वाला जो टेबल है, इसमें हमको दो चीज़ें दे रखी है, एक तो पॉइंट्स और दूसरा जो है वो है कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो ए है उसका कोऑर्डिनेट है 3, बी जो है उसका कोऑर्डिनेट है 5 एंड सो ऑन। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मतलब हमको जो ये पेयर ऑफ सेगमेंट्स दिए गए हैं उसको हमको देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट। जब भी हमको कॉन्ग्रुएंट चीज़ें पता लगानी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमको दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये पता लगाना होता है, तो हमको दोनों के बीच का डिस्टेंसेस फाइंड करना होता है। अगर दोनों का डिस्टेंस, अगर दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब सबसे पहले हमको जो दोनों सेगमेंट्स है उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना होगा, एंड देन वी हैव टू इक्वेट देम। और फिर उसके बाद में हमको उसको इक्वेट कर देना होगा। अगर दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिंपली हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखें तो सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी पूछा है। लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको दो पॉइंट्स चाहिए और दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि था बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब हमको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखने होते थे और फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स में से ये दिखना होता था कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर, और बिगर में से जो स्मॉलर हम सबट्रैक्ट कर देते थे। तो हम सबसे पहले इधर सेगमेंट डी ई फाइंड करेंगे। सेगमेंट डी ई फाइंड करने के लिए हमको डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमारे पास जो डी का कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू 7 और ई का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब है कि डी का कोऑर्डिनेट -7 है, ई का कोऑर्डिनेट 9 है। इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट है बिगर और जो डी है उसका कोऑर्डिनेट है स्मॉलर। तो हम हमेशा बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम इधर ई माइनस डी करेंगे। तो हमारा जो सेगमेंट डी ई है दैट विल बी इक्वल्स टू बिगर कोऑर्डिनेट जो कि है ई का, जो है 9 माइनस ऑफ -7, क्योंकि माइनस जो था वो था फॉर्मूले में और -7 वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस माइनस प्लस एंड 9 प्लस 7, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16। 9 प्लस 7 की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 16। तो सेगमेंट डी ई की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 16। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम सेगमेंट ए बी फाइंड कर लेंगे। सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और बी का कोऑर्डिनेट है -5। मतलब ए का कोऑर्डिनेट है -3, बी का कोऑर्डिनेट है 5। तो हम देखेंगे कि ए का कोऑर्डिनेट बड़ा है या बी का। हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि जो बी का कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और ए का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो हम इधर डायरेक्ट b माइनस ए कर देंगे। b का कोऑर्डिनेट था 5 माइनस ए का कोऑर्डिनेट था -3। दिस विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस एंड 3 एज इट इज। 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो जो हमारे पास सेगमेंट ए बी की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 8। इसको हमको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला कि जो सेगमेंट ए बी है उसकी वैल्यू है 8 और सेगमेंट डी ई है उसकी वैल्यू है 16। मतलब दो सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ई बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब सेगमेंट डी ई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। तो हम इधर डायरेक्टली लिख लेंगे सेगमेंट डी ई जो है इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला जो सिंबल है वो है कॉन्ग्रुएंट का, और अगर उसको हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा नॉट कॉन्ग्रुएंट का। इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी।
सिंपल। इसी के साथ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम सेगमेंट BC और सेगमेंट AD देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेगमेंट BC कितना होता है। सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू, सेगमेंट BC के लिए हमको B का कोऑर्डिनेट चाहिए। B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और C का कोऑर्डिनेट है 2। तो हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि B का कोऑर्डिनेट बड़ा है और C का कोऑर्डिनेट छोटा है। तो हम इसको लिखेंगे 5 जो कि है B का माइनस 2 जो कि है C का। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो सेगमेंट BC जो है वो है 3। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेगमेंट AD फाइंड करेंगे। सेगमेंट AD, या फिर मैं सेगमेंट AD को एक दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सेगमेंट AD जो है, AD के लिए हमको देखना है कि A बड़ा है या D बड़ा है। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है -7। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है -7। -7 में से -7 बड़ा है या -3। अगर हम देखें कि नंबर लाइन में जो -3 है इधर 0 आता है, पहले -3 आता है एंड देन उसके बाद -7 आता है। इसका मतलब जो राइट साइड में जो कि -3 है वो बड़ा है -7 से। अगर हमको बिगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो हो जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -7। दिस इज इक्वल टू -3 माइनस प्लस 7। इसको हम अगर दूसरे पेज पर करें तो ये हो जाएगा सेगमेंट AD इज इक्वल टू 7 माइनस 3। ये प्लस 7 माइनस 3 है। इसको हम लिख सकते हैं कि 7 माइनस 3 एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसको हमको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। इस सेगमेंट BC जो है वो है 3 और सेगमेंट AD है वो है 4, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। मतलब जो हमारा सेगमेंट BC है, सेगमेंट फ्रॉम 1 एंड 2, हमको ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला कि जो सेगमेंट BC है, सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट टू, और उसको अगर हमने कट कर दिया ये हो जाएगा नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखें कि सेगमेंट BE और सेगमेंट AD। सेगमेंट BE अगर हम देखें तो B का कोऑर्डिनेट है 5 और E का कोऑर्डिनेट है 9। तो हम करेंगे 9 माइनस 5 क्योंकि 9 बड़ा है जो कि E का कोऑर्डिनेट है माइनस B का कोऑर्डिनेट जो कि 5 है। ये हो जाएगा सेगमेंट BE इज इक्वल टू 9 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 4। तो हमारे पास सेगमेंट BE जो हो जाएगा सेगमेंट BE दैट इज इक्वल टू 4। इसको हमको मार्क कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे सेगमेंट AD। इसको फिर से एक दूसरे कलर से कर लेता हूं। सेगमेंट AD अगर हम फाइंड करें, हमने ये ऊपर ही फाइंड किया था। AD के लिए हमको सबसे पहले D का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि है -7 और A का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि है -3। अब -3 इज ग्रेटर देन -7, तो ये हो जाएगा बिगर कोऑर्डिनेट जो कि है -3 माइनस ऑफ -7, क्योंकि ये -3 बिगर कोऑर्डिनेट है और -7 स्मॉलर कोऑर्डिनेट है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास सेगमेंट AD की जो वैल्यू है, सेगमेंट AD की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 4। इसको हमको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला कि दोनों सेगमेंट जो है सेगमेंट BE और सेगमेंट AD दोनों 4 है। अगर सेगमेंट BE इज इक्वल टू 4 है और सेगमेंट AD इज इक्वल टू 4 है, मतलब जो सेगमेंट BE है दैट इज इक्वल टू सेगमेंट AD। इसको हम मैथ्स में लिखेंगे सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, वो हम देख लेते हैं कि मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट जो कि 6th पॉइंट था।
मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट मतलब सबसे पहले इसमें सेगमेंट की हेल्प लगेगी, तो हम सबसे पहले एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं मार्क कर दूंगा ए और इसको मैं मार्क कर दूंगा बी। अब सबसे पहले हम देखें कि मिड पॉइंट का से हमको कुछ आइडिया लग रहा है, मतलब ये मिडल वाला कुछ पॉइंट है, मतलब इसमें मिडल जैसी कुछ चीज है। मिड पॉइंट मतलब एक सेगमेंट है, उसका जो बीच का पॉइंट होगा वो कहलाएगा मिड पॉइंट। सपोज ये जो सेगमेंट है ए बी, उसका जो एक बीच का जो पॉइंट है वो हो जाएगा एक मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम बोलेंगे एम। मिड पॉइंट को हम मोस्टली एम से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को हम मोस्टली एम से डिनोट करते हैं। तो हमको ये बात पता चल गई कि मिड पॉइंट क्या होता है। एक सेगमेंट का जो बीच वाला पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले इसकी जो एक प्रॉपर्टीज होती है कुछ वो देख लेंगे। जो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो होगी कि जो मिड पॉइंट वाला सेगमेंट है, ये जो छोटा वाला सेगमेंट है सेगमेंट ए एम, वो टोटल सेगमेंट का कितना होगा। तो हम इधर देखें कि जो सेगमेंट ए एम है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू सेगमेंट ए बी। इसका मतलब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखें, या फिर इसको पहले समझ ले क्या होता है। जो टोटल सेगमेंट है एक, इसको अगर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो इसमें मैंने बस वही न्यूमेरिकल इसमें लिखा है, मतलब जो आधा वाला सेगमेंट है, मतलब जो छोटा वाला सेगमेंट है वो टोटल सेगमेंट का आधा है। मतलब अगर हमने टोटल सेगमेंट को आधा कर दिया तो वो हो जाएगा एक मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट वाला सेगमेंट टोटल सेगमेंट का आधा हो जाएगा। इसको ही मैंने बस न्यूमेरिकली लिखा है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज मैंने मान लिया कि एक जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी जो है, यही वाला जो सेगमेंट है, उसकी मैंने वैल्यू दे दिया आपको 10, और पूछ लिया कि सेगमेंट ए एम की वैल्यू क्या होगी। सेगमेंट ए एम जो छोटा वाला डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो सेगमेंट ए एम है वो टोटल सेगमेंट का आधा होगा, मतलब जो छोटा वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, वो टोटल सेगमेंट का आधा होगा। मतलब अगर ए बी 10 है तो ए एम जो होगा वो होगा 5। सिंपल। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है। इसको ही अगर हम दूसरे हेल्प से देखें कि जो टोटल सेगमेंट होगा, सेगमेंट ए बी जो होगा, सेगमेंट ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू डबल होगा छोटे वाले सेगमेंट का। जो बड़ा वाला सेगमेंट है वो छोटे वाले सेगमेंट का डबल होगा। डबल मतलब ट्वाइस इनटू सेगमेंट ए एम। अगर मैंने वापस एग्जांपल दिया, इसमें मैंने बोल दिया कि ए एम की वैल्यू हमको दे रखी है 6 और ए बी की वैल्यू फाइंड करो, तो सेगमेंट ए बी की जो इधर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डबल ऑफ 6, जो कि हो जाएगा 12। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, इसमें गिवन है पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब एक सेगमेंट ए बी है, उसका जो मिड पॉइंट है वो है एम। इफ ए बी इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। सिंपल। मतलब सबसे पहले हमको एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, सेगमेंट ए बी। इसको मैंने मार्क करूंगा ए, इसको मैं मार्क कर दूंगा बी, और जो मिड पॉइंट है इधर दे रखा है कि पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का। जो टोटल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8, मतलब जो ए बी है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8। हमको ए एम की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। तो हमको सबसे पहले लिख के बताना पड़ेगा कि हमको पता है कि जो मिड एम है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का। मैं लिखूंगा वी नो जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब जो एम है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का। ये हमको हमेशा लिख के बताना होगा। अगर हमने बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है तो हम जो वो वाली प्रॉपर्टी है कि जो ए एम है वो हाफ होगा ए बी का, वो अप्लाई कर सकते हैं। देन वी नो ए एम सेगमेंट ए एम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सेगमेंट ए बी। मतलब जो सेगमेंट ए एम होगा वो हाफ हो जाएगा सेगमेंट ए बी का। तो हमको सेगमेंट ए एम ही फाइंड करना है। तो सेगमेंट ए एम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी, और ए बी की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा। तो जो सेगमेंट ए एम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। आया आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी की जैसे एक दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेंगे और इसके बाद लेक्चर एंड करेंगे।
इधर हम देखें कि जो पॉइंट एम है वो पॉइंट पी है। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट एम था, ये वाले क्वेश्चन में पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, मतलब एक सेगमेंट है सी डी और जो ये वाला पॉइंट है पी वो मिड पॉइंट है। इधर हमको जो सी पी है मतलब जो ये वाला पार्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 और जो टोटल वैल्यू है सी डी की उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी, कि जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट सी डी का। तो इधर भी हम वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो स्मॉलर सेगमेंट रहेगा सेगमेंट सी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू टोटल सेगमेंट सी डी। तो ये हो जाएगा सेगमेंट सी पी की हमको वैल्यू दे रखी है 2.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू सेगमेंट सी डी। अगर हम इधर सेगमेंट सी डी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 और 2 इंटू 2.5 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी विच इज इक्वल टू 5 और पॉइंट एज इट इज। तो ये हो जाएगा 5। तो सेगमेंट सी डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसके लिए मैंने जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब जो प्रैक्टिस सेट 1.2 का अभी तक जो 1 2 3 है वो अभी तक कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.2 भी खत्म कर देंगे। टिल देन, थैंक यू।